हुआ है। वर्ण प्रश्न अध्याय में क्या है, षट क्रियाकाल के बारे में आया हुआ है। आपको म्यूट करना है, म्यूट कर लीजिए सभी लोग। इसको जब डाउट होगा तो अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा। षट क्रियाकाल यहाँ पे बगल में लिख लीजिएगा ताकि आपको ध्यान रहे कि यहाँ षट क्रियाकाल वर्णन इस चैप्टर में आया है, वर्ण प्रश्न अध्याय में 21वें चैप्टर में। ठीक है, देखते हैं, थोड़ा हिंदी वगैरह भी देखेंगे। श्लोक जो बोलूंगा अंडरलाइन कीजिएगा। इसमें एक श्लोक ये अंडरलाइन कर लीजिए, वात पित्त श्लेष्माना एव देह संभव हेतव। क्या है, वात पित्त और श्लेष्मा ये तीनों ही शरीर की उत्पत्ति के कारण है। तो ये आप ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये श्लोक पूछ सकता है कि एक रेफरेंस पूछ सकता है, अगर रेफरेंस पूछने पे आते तो आरईएफ इसके बगल में लिख लीजिएगा। आरईएफ का मतलब रेफरेंस अगर मिल जाएगा तो इसका चैप्टर 21वें चैप्टर में है। वात पित्त श्लेष्मना एवं देह संभव हेतु, आपको पता है कि वात पित्त और श्लेष्म से ही शरीर की उत्पत्ति होती है। इ- इन इन्हीं अकुपित तथा नीचे मध्य और ऊपर यथाक्रम से रहने वाले वात पित्त और कफ ये शरीर से धारण किया जाता है, जिस तरह तीन स्तंभों से मकान धारण किया जाता है। तो एक लाइन आप यहाँ पर अंडरलाइन कीजिएगा, त्रिस्थूल। तो वात पित्त को वो क्या कहते हैं, त्रिस्तंभ भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, त्रिस्थूल भी कहते हैं। आपने सुना ना, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे त्रिस्तंभ क्या है, तो वात पित्त कफ हमेशा याद रखते हैं, लेकिन त्रिस्थूल किसको कहते हैं, तो त्रिस्थूल मतलब वात पित्त कफ को कहते हैं। तो ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, त्रिस्थूल कौन है, वात पित्त कफ। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, त्रिशूल किसको कहते हैं, वात पित्त कफ को त्रिशूल कहते हैं। मिथ्या आहार विहार से प्रकृतित हुए ये वातादि दोष शरीर के प्रलय में कारण होते हैं। मतलब ये कि अगर शरीर विनाश हो रहा है तो यही दोष कारण होते हैं। वात पित्त और कफ ये तीन, तथा चौथा रक्त, ये चारों कहते हैं ना कि चरक सुश्रुत ने एक जगह वर्णन किया है कि चार प्रकार के दोष होते हैं। चौथा रक्त है, तो यहाँ पर रक्त के बारे में थोड़ा सा बोला है कि रक्त को चौथा दोष माना है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस आचार्य ने रक्त को चौथा दोष माना, तो आप ध्यान रखिएगा सुश्रुत ने बोला है, और कौन से 21वें अध्याय में। बहुत रेयर है कोई पूछेगा, लेकिन आप यहाँ पे अंडरलाइन कीजिएगा, रक्त 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 को अंडरलाइन करिएगा, तो आपको याद है कि चौथा दोष यहाँ पे है। वात पित्त कफ और ये तीन तथा चौथा रक्त, ये चारों शरीर की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय में रहते हैं, और यही कारण है। मतलब ये कह रहा है कि चार चीजें हैं, वात पित्त कफ और रक्त, ये शरीर की उत्पत्ति में, मतलब कि पहले जन्म लेना, फिर उसका मेंटेनेंस, उसके बाद फिर प्रलय में कारण होते हैं। वात पित्त कफ और रक्त, ये चारों चीजें। तो इसका हम क्या क्या अंडरलाइन किए, एक तो ये श्लोक अंडरलाइन किए, और वात पित्त कफ को त्रिशूल कहते हैं, ये अंडरलाइन के लिए। बाकी रक्त को थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे कि चौथा रक्त है, इस तरह से आप अंडरलाइन कीजिए। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट श्लोक, कि कफ के बिना देह नहीं है, पित्त के बिना देह नहीं है, वायु के बिना देह नहीं है, अथवा रक्त के बिना देह नहीं है। मतलब क्या है कि इन चारों की वजह से ही हमारा देह का धारण होता है, तो इन चारों का इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी में, तो इसको अंडरलाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्या है, यहाँ पे जो नेक्स्ट श्लोक है वो क्या है, निरुक्ति है वात की, पित्त की और कफ की। तो वाह, तो आप ये अंडरलाइन कर लीजिएगा कि सबसे पहले कि वात पित्त कफ की नियुक्ति कहाँ पे आई है, तो आप ध्यान रखिएगा वो 21वें चैप्टर में आई है। तो ये भी आरईएफ करके ये ध्यान रखिए, रेफरेंस है यहाँ पे कि वात पित्त, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन आपको कभी याद ही नहीं रहेगा कि वात पित्त कफ का निरुक्ति कहाँ पे आया हुआ, तो हमारे सुश्रुत के सूत्र स्थान 21वें में आया, वर्ण प्रश्न अध्याय में। हम वर्ण प्रश्न में हम सिर्फ सोचते हैं कि उसमें वर्ण के बारे में वर्णन आया होगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे पहले दोष के बारे में वर्णन आया, दोष में भी वो भी पहले निरुक्ति। जैसे वात का क्या निरुक्ति है, वा गति गंधन यो अर्ति धातु, मतलब ये तो आपको पता चल जाएगा कि वात के बारे में गति गति से होता है। तो ये आपको याद नहीं रखना जरूरत पड़ेगी, आपको बस ध्यान रखना कि ये कहाँ पे आया है। अंडरलाइन कर लीजिए वैसे, वा गति गंधन यो अर्ति, मतलब कि वात शब्द गति गंधियो धातु से एवं पित्त शब्द संतापे से, और कफ आलिंगने से, श्लिष्ट आलिंगने से आता है। तो ये तीनों अंडरलाइन कर लीजिएगा। बस आपको ध्यान इसमें क्या करना है, रेफरेंस कहाँ पे निरुक्ति आया, बाकी आप ऑप्शन देख के समझ में आएगा ये वात के बारे में, पित्त के बारे में या कफ के बारे में। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अब इसके अनंतर वात आदि दोषों के स्थानों का वर्णन करते हैं। मतलब क्या है कि कौन से दोष कहाँ पे है उसके बारे में बताया जाएगा। वात कहाँ पे है, पित्त कहाँ पे है, कफ कहाँ पे है, ये आप जनरली जानते हैं। ऐसे आपने पढ़ा होगा कि हाँ वात होता है, फिर बीच में कफ पित्त होता है, फिर ऊपर कफ होता है। लेकिन उस तरह से हमको याद ना रखे, हमको मतलब एरिया वाइज ध्यान रखना है। तो क्या कह रहा है, तत्र तत्र समासन, वात का स्थान कहाँ गया, बोला गया सुश्रुत के अनुसार, चरक के अनुसार नहीं, हम सुश्रुत का देख रहे हैं। वात का स्थान क्या है, श्रोणी और गुदा संश्रय है। मतलब श्रोणी और गुदा के बीच में क्या है, ये बिल्कुल स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है सुश्रुत अनुसार वात का स्थान क्या है, तो श्रोणी गुदा के बीच में। फिर क्या कह रहा है, श्रोणी और गुदा के ऊपर पित्त के लिए आया है, श्रोणी और गुदा, श्रोणी और गुदा के बीच में क्या वात का स्थान है। यहाँ वायु श्रोणी और गुदा में रहता है, फिर श्रोणी और गुदा के ऊपर किंतु नाभि के नीचे पकवास है। मतलब श्रोणी और गुदा के ऊपर
और नाभि के नीचे पक्वाशय है। और पक्वाशय और अमाशय के मध्य में पित्त का स्थान है और अमाशय श्लेष्मा का स्थान है। तो आपको अंडरलाइन क्या करना है? वात का स्थान क्या है? श्रोणि गुदा के बीच में। पित्त का स्थान क्या है? पक्वाशय और अमाशय के बीच में। और कफ का स्थान क्या है? अमाशय और सॉरी अमाशय अमाशय में। वात का स्थान है श्रोणि गुदा के बीच में। पित्त का स्थान है पक्वाशय और अमाशय के बीच में। और कफ का स्थान है अमाशय। तो आप हिंदी में भी अंडरलाइन कर सकते हैं या श्लोक में भी अंडरलाइन कर ले सकते हैं। वायु श्रोणि और गुदा में रहता है। वाशय और अमाशय के मध्य में पित्त का स्थान है और अमाशय कफ का स्थान है। ठीक है, ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा किसी से कि चरक ने क्या बोला है। जिस तरह चंद्रमा, सूर्य और वायु क्रम से विसर्ग, आदन और विक्षेप इन क्रियाओं से जगत का धारण करते, उसी तरह सोमांस कब सूर्य, मतलब कह रहा है कि क्या हो रहा है, जिस तरह चंद्रमा है, सूर्य और वायु है, हमारे विसर्ग, आदन और विक्षेप इन क्रियाओं में जगत का धारण करते हैं, उसी तरह सोमांस कब सूर्य समान पित्त तथा वायु देह का धारण करते हैं। तो ये भी आप अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए कि, कि कैसे कौन धारण करना है, यहाँ से नहीं पूछेगा। तत्र जिज्ञासम की पित्त, अब क्या कह रहा है, अब पता है क्या है कि जैसे आपने चरक में आपने एक वाद व्याधि अध्याय आपको पता है, 28वां चैप्टर है वहां पे चिकित्सा स्थान में, Yes, sir. जो वहां पे वाद Correct. के बारे में बहुत, वाद के बारे में खूब डिटेल में वर्णन है। तो वाद के बारे में जो डिटेल बताया वो हमारे आचार्य चरक ने बताया। लेकिन पित्त के बारे में जो डिटेल बहुत अच्छे से बताया है, आप देखिएगा तो सुश्रुत ने बताया। और कफ के बारे में बोलिएगा तो वो Right. बावट ने बताया। ये कहीं पेपर में लिखा नहीं है, मैं आपको बस बता रहा हूँ, ठीक है। वात के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल चरक में ही आता है। वैसे सुश्रुत ने भी वात के बारे में चिकित्सा स्थान में 2 चैप्टर दिए हैं, लेकिन डिटेलिंग जो है वो चरक में ही है। तो अभी देखते हैं इन्होंने अब क्या किया, अब पित्त के बारे में, वात की जगह पित्त से स्टार्ट कर दिया है। पित्त के विषय में बात जानने की इच्छा है कि क्या शरीर में, बस क्वेश्चन पढ़ते क्या लिख रहा, जो अंडरलाइन बोलूंगा करिएगा। पित्त के विषय में ये बात जानने की इच्छा है कि क्या शरीर में पित्त के अतिरिक्त अन्य अग्नि है अथवा पित्त ही अग्नि है। इस विषय में ये कहते हैं कि पित्त के अतिरिक्त शरीर में अन्य अग्नि उपलब्ध नहीं होती, मतलब पित्त ही हमारी अग्नि है। म्यूट कर लीजिएगा विशाल जी। क्योंकि पित्त में अग्नि गुण होने से दहन पचन क्रियाओं के बढ़ जाने पे अग्नि के समान ही उपचार किया जाता है, इसलिए पित्त ही शरीर के भीतर अग्नि है। मतलब जो, इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि पित्त ही जो है हमारे बॉडी के अंदर जो है वो क्या है, अग्नि का कार्य करती है। इसी तरह अग्नि गुण तुल्य पित्त के क्षीण होने पर उसका वृद्धि के लिए अग्नि समान उष्ण गुण वाले द्रव्यों का उपयोग करते हैं, एवं उस पित्त के अधिक बढ़ जाने पर शीतल द्रव्यों का उपयोग करके, तथा शास्त्र के प्रमाण से हम ये कह सकते हैं कि पित्त के अतिरिक्त शरीर में कोई अग्नि नहीं है। मतलब आपको ध्यान रखना कि पित्त के अतिरिक्त शरीर में कोई दूसरी अग्नि नहीं होती है। ये अंडरलाइन करना है तो कर लीजिए, वैसे ही आपको पता है। फिर अब थोड़ा पित्त के बारे में आएगा कि जो 5 प्रकार के पित्त है, उसका नाम तो वर्णन नहीं किया है, लेकिन वो थोड़ा-सा बताएँगे कि हाँ, पित्त, ये वाला पित्त यहाँ पे रहता है तो क्या कार्य करता है। देखते हैं, पक्वाशय और अमाशय के मध्य में, मैंने आपको बताया कि नॉर्मली क्या है, पित्त का स्थान क्या है, पक्वाशय और अमाशय के बीच में। लेकिन कुछ पित्त क्या होता है, हमारे भ्राजक पित्त है, रंजक पित्त है, 5 प्रकार के पित्त है ना। तो अभी तो सबसे पहले उन्होंने बोला, नॉर्मली आपसे पूछा जाए कि वात का स्थान क्या है, सुश्रुत, श्रोणि और गुदा। पित्त का अमाशय और पक्वाशय, और कफ का अमाशय। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पाचक पित्त का स्थान क्या है, फिर रंजक पित्त का स्थान क्या है, तो वो भी ध्यान में रखना है। अभी सबसे पहले पक्वाशय और अमाशय के मध्य में में स्थित पित्त अदृष्टवश या पूर्व जन्म पित्त कर्म के कारण चतुर्विध अन्न को पचाता है। मतलब आपको पता है कि जो पक्वाशय का और अमाशय के बीच में पित्त रह रहा है उसको क्या कहते हैं, पाचक पित्त कहते हैं। तो वो क्या करता है, पाचक पित्त क्या करता है, जो भी हम अन्न खाते हैं, पर चतुर्विध अन्न का मतलब क्या, जो हम पेल, लेह, भक्ष्य, भोज्य, ये जो 4 प्रकार के अन्न हैं, वो पित्त क्या करता है, पाचक पित्त उसको पचाता है, तथा दोष, रस, मूत्र, मल को पृथक करता है, तथा पक्वाशय मद में ही रहता हुआ अपने प्रभाव से शेष 4 पित्त स्थानों को, मतलब क्या, जो पाचक पित्त ही है ना, जो पाचक पित्त है हमारा पेट में रहता है, वो बाकी 4 पित्त को क्या करता है, उसको भी कंट्रोल में करता है। तो यहाँ पे आप बगल में लिख सकते हैं, पहला जो है पाचक पित्त है, ऐसे लिखा होगा यहाँ पे। ये देखिए, पाचक, इस पित्त की पाचक अग्नि संज्ञा है। तो जो एक जो पित्त है वो पाचक अग्नि या पाचक पित्त कह सकते हैं, क्योंकि अग्नि क्या है, अग्नि ही पित्त है। तो जो पित्त है पक्वाशय और अमाशय के मध्य में स्थित है उसको पाचक पित्त कहते हैं। उसका काम क्या है, जो हम खाना खा रहे हैं, अन्न खा रहे हैं, उसको पचाना, और बाकी उसको डिवाइड करना, उसी अन्न को दोष में, रस में, मूल मूत्र में, मल में। और वही जो पित्त, क्या बाकी जो चार जो पित्त है, जैसे भ्राजक पित्त हो गया, हमारा आलोचक पित्त हो गया, तो साधक पित्त हो गया, तो इन सब पित्तों को क्या करता है, उसको मतलब कंट्रोल करता है। यहाँ पे देखिएगा, ये लिखा होगा। आपसे पूछा जाएगा कि चार पित्तों, बाकी चार पित्तों को तो ऐसे तो पूछा नहीं जाएगा।
से इस 4 पित्त स्थान को समस्त शरीर को अग्नि में आनंद रहता है। फिर क्या करें, जो पित्त यकृत और प्लीहा में रहता है, आपको पता है यकृत और प्लीहा में जो रहता है उसका नाम क्या है, रंजक पित्त है। वो क्या करता है, रक्त का रंजन करके रक्त बनाता है। जो पित्त यकृत और प्लीहा में रहता है उसकी क्या है, रंजक अग्नि संज्ञा है, तथा वो आहार पाचन से उत्पन्न रस को रंजित करता है। ये भी आपको पता है, तो ये दूसरा कर लीजिएगा। यहाँ पे वन लिख लीजिएगा। पहला पाचक अग्नि या पाचक पित्त है। दूसरा रंजक है। ये तो आपको ध्यान रहता है कि रंजक पित्त कहाँ पे होता है, बहुत छोटी छोटी चीज है, यकृत और प्लीहा में रहता है। तीसरा क्या कह रहा है कि जो पित्त हृदय में रहता है, मतलब तीसरा पित्त क्या है, हृदय में रह रहा है, उसकी साधक अग्नि या साधक पित्त की संज्ञा दी जाती है, तथा वो अमलसित मनोरथ को साधता है। ये मतलब क्या होता है, जो आपकी मनोकामनाएं होती है उसको पूरा करता है, आपकी इच्छाएं को बढ़ाता है। तो एक पित्त आपका पाचक पित्त हो गया, एक पित्त हो गया आपका रंजक पित्त हो गया, और हो गया एक साधक पित्त। तो साधक कोई भी साधना कहाँ से करता है, आप ध्यान रखिए, साधक पित्त कहाँ पे रहता है, इसका स्थान हृदय में है। किसी को जिसको पता नहीं होगा अंडरलाइन के लिए, जिसको पता है वो आप छोड़ सकते हैं। फिर चौथा ये हो गया हमारा तीसरा साधक पित्त के बारे में। चौथा, जो पित्त दृष्टि में रहता है उसकी आलोचक संज्ञा, मतलब क्या है, वो आलोचक पित्त है। चौथा क्या है, आलोचक पित्त है, और वो कहाँ रहता है, हमारे आई में रहता है। वो दृश्य रूप को ग्रहण करने में नियुक्त होता है। आपको पता है जो आंख में रहेगा तो मतलब ग्रहण किसी चीज को देखने के लिए हेल्प करेगा। तो जो त्वचा में पित्त रहता है उसकी भ्राजक अग्नि संज्ञा, मतलब पांचवा क्या है, भ्राजक पित्त है। और उसका काम क्या है, वो त्वचा पर प्रयुक्त स्नेह आदि के अभ्यंग सेचन अवगाहन आलेप क्रिया द्वारा प्रयुक्त द्रव को पकाता है, तथा शरीर की छाया का प्रकाशक है। ये क्वेश्चन अंडरलाइन कर लीजिएगा कि शरीर की छाया का प्रकाशक कौन है, तो भ्राजक पित्त है। यहाँ पे बगल में लिख लीजिएगा, भ्राजक पित्त शरीर की छाया का प्रकाशक है। तो 5 पित्त के बारे में वर्णन जो है इस तरह से है कि एक पित्त है, सबसे पहला पाचक पित्त है, जो पक्वाशय और अमाशय के बीच में रह रहा है। वो क्या कर रहा है, जो हम अन्न ले रहे हैं उसको पचा रहा है, बाकी उसी को डिवाइड कर रहा है रस में, मूत्र में, मल में, और वो बाकी 4 पित्तों का भी कंट्रोल कर रहा है। फिर दूसरा जो पीछे का रंजक पित्त है वो क्या कर रहा है, रस से रक्त बना रहा है, और उसका स्थान क्या है, यकृत और प्लीहा में। तीसरा पित्त क्या है, साधक पित्त है। वो क्या करता है, मतलब हमारी मनोकामनाओं को बढ़ाता है, घटाता है, साधक पित्त है। वो कहाँ स्थान है, हृदय में। चौथा क्या है, भ्राजक पित्त। चौथा क्या है, हमारा आलोचक पित्त है, जो आंख में रहता है, जो दृश्य में देखने में हेल्प करता है। पांचवा क्या है, भ्राजक पित्त है, वो जो स्किन में रहता है, त्वचा में रहता है, जैसे हम अध्ययन करते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है। और उसका इंपॉर्टेंट क्या है कि ये शरीर की छाया का प्रकाशक है। तो ये आप इसको अलग से स्टार मार्क कर सकते हैं। इसको अच्छे से, किस शरीर का छाया का प्रकाशक कौन सा पित्त है, वैसे आप ध्यान रखिएगा तो रहेगा कि हाँ भ्राजक पित्त ही होगा। तो ये 5 पित्त के बारे में इन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है। फिर क्या कह रहे हैं, पित्तम तीक्ष्णम, पित्त कैसा है। अब हमने चरक में गुण देखा है सबके साथ साथ, यहाँ पे भी पित्त के बारे में बोला गया है। पित्त कैसा होता है, तीक्ष्ण होता है, द्रव्य होता है। द्रव को अंडरलाइन कर लीजिएगा कि द्रव होता है, दुर्गंधित होता है, नील वर्ण का होता है, पित्त वर्ण का होता है, उष्ण और कटु रस होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पित्त का रस कैसा हो, तो कटु रस होता है, और विदग्ध या विकृत हो जाने पे ये अम्ल रस होता है। तब इसमें अंडरलाइन क्या कीजिएगा, पित्तम तीक्ष्ण, आपको पता है। इसमें द्रव्य अंडरलाइन कीजिएगा, क्योंकि द्रव आते हमको लगता है कि श्लेष्मा होगा, पर चरक में भी द्रव्य इसी के लिए, पित्त के लिए बोला गया है। और कैसा, इसका रस कैसा, कटु रस है, और विदग्ध अवस्था में। मान लीजिए कि अच्छे से नहीं हुआ, कहता है ना कि पित्त क्या हो गया, विदग्ध हो गया, अम्ल पित्त बीमारी होती है, तो उसको क्या है, अम्ल है, उसका रस कैसा होता है, विदग्ध पित्त का अम्ल रस होता है। पित्त का नॉर्मली रस क्या है, कटु रस है, और विदग्ध अवस्था में मतलब विकृत हो जाने पे इसका रस कैसा होता है, अम्ल रस हो जाता है। तो ये हमने पित्त के बारे में देख लिया। अब थोड़ा सा वैसे ही कफ के बारे में ये बताएंगे, पर कफ के बारे में इतना डिटेल ये नहीं बताते हैं। अब इसके अनंतर श्लेष्मा के स्थानों का वर्णन करते हैं। कफ के स्थानों में अमाशय पित्त का विरोधी कफ होने से एवं पित्ताग्नि की ऊर्ध्वगति होने से पित्ताशय के ऊपर स्थित है, जैसे सूर्य के ऊपर चंद्र स्थित है। ये बता रहे हैं कि मतलब कफ है जो पित्ताशय के जस्ट ऊपर स्थित है, जैसे चंद्र के ऊपर सूर्य स्थित है। सूर्य के ऊपर चंद्र स्थित, उल्टा हो गया। यहाँ यह अमाशय, तो ये कौन से कफ के बारे में वर्णन आ रहा है। 4 प्रकार के कफ होते हैं ना, 5 प्रकार के कफ होते हैं ना, कौन कौन सा होता है। हेलो। क्लेदक, तर्पक, बोधक, श्लेषक, क्लेदक अवलंबक। क्लेदक अम्लम्बक बोधक तर्पक श्लेषक। तो ये जो क्लेदक कफ होता है वो कहाँ होता है, क्लेदक कफ हमारे अमाशय में होता है, ठीक है। अब लंबक कफ हमारे अच्छा ये होता है, मतलब शोल्डर के पास होता है। तो यहाँ पे आप, यहाँ पे कहीं नाम नहीं वर्णन हुआ है। आप देखिए कहीं नाम वर्णन, जैसे वहां पे पाचक कह दिया, साधक कह दिया, यहाँ पे वर्णन नहीं हुआ। मैं आप हिंदी में आप अंडरलाइन लिख लीजिएगा।
पहले मैं बताता हूँ कैसे कि मतलब एक जो कफ है वो कहाँ रह रहा है, जैसे सूर्य के ऊपर चंद्र स्थित है ना, तो वैसे ही एक कफ है जो पित्ताशय के ऊपर स्थित है। उसका नाम क्या कर लीजिए, यहाँ पे क्लेदक कफ लीजिए, क्लेदक कफ है वो, क्लेदक कफ है। वो जो भी हम आहार लेते हैं ना उसमें क्लेदन कार्य करता है, जिससे डाइजेशन इजीली होता है। ये क्या करता है, अब ये कफ क्या करता है, बाकी जो 4 प्रकार के कफ है ना, जैसे तर्पक कफ हो गया, हमारा बोधक हो गया, तो उसका क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है। ये अमाशय 4 प्रकार के आहार का आधार है। वह चतुर्विध आहार कफ के जलीय गुण से प्रक्लीन और महीन होकर सुखपूर्वक पाचन योग्य हो जाता है। तो ये किसके बारे में वर्णन आया है, क्लेदक कफ के बारे में वर्णन आया है, ठीक है। बाकी और भी चारों के बारे में वर्णन करेंगे, ये आगे कर देंगे। अमाशय आहार के मधुर पिच्छल और प्रकृति होने से अमाशय में ही कफ की शीतल मधुर उत्पन्न होता है, ये जाने दीजिए। वो कफ अमाशय में, ये कौन सा कफ है, ये वो कफ अमाशय में ही रहता हुआ अपने प्रभाव से तथा जलीय क्रिया से श्रेष्ठ श्लेष्म स्थानों को और शरीर का उपकार करता है। मैंने बताया कि क्लेदक कफ क्या रहता है, अमाशय के पास में रहता है, और बाकी जो 4 प्रकार के कफ है उसका उपकार कर रहा है, उसको हेल्प हेल्प दे रहा है। दूसरा कफ कौन है, छाती में स्थित कफ त्रिक को धारण करता है तथा अन्न रस और अपने सौम्य वीर्य से हृदय का अवलंबन अवलंबन करता है। तो ये किस कफ के बारे में वर्णन आया, अम्लम्बक कफ। इसको आप बगल में लिख लीजिएगा, अम्लम्बक कफ। और इसका स्थान क्या बोला गया है, त्रिक स्थान बोला गया है। त्रिक मतलब जो हमारे स्कैपुलर रीजन उसके बारे में बोला गया है। आप इसमें लिख लीजिएगा अम्लम्बक कफ। वैसे अम्लम्बन लिखा हुआ तो हमको समझ में आ जाएगा, तो यहाँ और 2 नंबर लिख लीजिएगा कि ये अम्लम्बक कफ के बारे में बोला गया है कि वो कहाँ रहता है, छाती में स्थित त्रिक को धारण करता है तथा अन्न रस और अपने सौम्य वीर्य से हृदय को अवलंबन करता है। जैसे हृदय में हमारा साधक पित्त था, वैसे हृदय का अवलंबन किससे हो रहा है, अम्लम्बक कफ से हो रहा है। अब तीसरा के बारे में कह रहा है, जीवा के मूल भाग तथा कंठ में स्थित कफ अपने सौम्य गुण से रस इंद्रिय को सर्व प्रकार के रस ज्ञान से प्रवृत्ति करता है। तो ये किस कफ के बारे में वर्णन हो गया, ये हमारा हो गया बोधक कफ के बारे में वर्णन हो गया। बोधक होता है ना, रस का बोधन करवाना, तो यहाँ पे बगल में 3 नंबर करके बोधक लिख लीजिएगा। फिर चौथा क्या है, तर्पक, जो कहाँ रहता है, सिर में रहता है। सिर स्थित कफ स्नेहन और संतर्पण क्रिया द्वारा अपने सौम्य प्रभाव से ज्ञानेंद्रिय को अनुग्रहित करना। तो चौथा क्या होगा, तर्पक कफ होगा। अब पांचवा क्या है, संधियों में स्थित कफ सब संधियों को जोड़ने से उनका उपकार करता है। तो ये कौन सा होगा, श्लेषक कफ हो गया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ सब कुछ, ठीक है। तो ये पांचवा हो गया, श्लेषक कफ। तो जैसे आपको पता है कि वात के प्राण, अपान, उदान, समान, इस तरह से 5 प्रकार के भेद होते हैं। पित्त के हमने देख लिया, पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त और भ्राजक पित्त। तो ये यहाँ पे मेंशन था। अब कफ के बारे में वो क्या कह रहे हैं, कफ के बारे में कहीं नाम से डिटेल नहीं है, लेकिन हाँ, कौन कफ कहाँ पे रह रहा है और उसका क्या काम है, सबका सौम्य है। जैसे सौम्य है, ये पता है कि हाँ, श्लेष्मा क्या होता है, सौम्य गुण का होता है। तो उसी तरह के कार्य को कर रहा है। तो सबसे पहले जो पेट के पास रहता है, या मतलब जस्ट पित्ताशय के ऊपर रह रहा है, उसको क्या कफ कहते हैं, क्लेदक कफ कहता है। और भोजन का क्या करता है, क्लेदन करता है। दूसरा कौन सा, वही क्लेदक कफ क्या करता है, बाकी 4 कफ को उपकार कर रहा है। फिर दूसरा कफ कौन सा है, दूसरा कफ हमारा जो है अम्लम्बक कफ है, जो छाती में स्थित है या फिर जो त्रिक को धारण कर रहा है। अम्लम्बन अम्लम्बन किसका कर रहा है, हृदय का कर रहा है। तीसरा कौन है, बोधक कफ, और वो कहाँ रह रहा है, रसना में, मतलब जीभ के आसपास रह रहा है, और उसमें रस ज्ञान में हेल्प कर रहा है, बोधन करवाता है, रस ज्ञान में चौथा क्या है, तर्पक कफ, सिर में रह के शरीर का तर्पण करता है। पांचवा क्या है, हमारा संधि में रहने वाला श्लेष्मक कफ। तो ये 5 प्रकार के कफ के बारे में इन्होंने यहाँ पे वर्णन कर दिया है। वैसे कफ वर्ण में श्वेत होता है, भारी होता है, चिकना होता है, चिपचिपा होता है, और इसका जो रस होता है वो कैसा होता है, मधुर होता है, और विकृत अवस्था में ये लवण हो जाता है। जैसे हमने पित्त का देखा, उसका नॉर्मल रस कैसा होता है, कटु रस होता है, और विकृत अवस्था में क्या हो जाता है, अम्ल हो जाता है। तो श्लेष्मा के लिए क्या बोला गया, श्लेष्मा क्या होता है, नॉर्मल अवस्था में मधुर रस का होता है, लेकिन जैसे ही विकृत अवस्था में बदलता है तो वो लवण रस का हो जाता है, ठीक है। फिर रक्त का स्थान हमको पता है, यकृत और प्लीहा है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। रक्त का स्थान क्या बोला गया, यकृत और प्लीहा है, जो पहले शून्यत वर्णीय अध्याय में कह दिया गया है। रक्त उन्हीं यकृत प्लीहा स्थानों में रहता हुआ शेष रक्त स्थान का उपकार करता है। इसमें अब इसमें अंडरलाइन क्या करना है, रक्त ना अधिक उष्ण होता है ना अधिक ठंडा होता है, तो आप इसमें ध्यान रखिएगा। अनु उष्ण से रक्त का अगर पूछा जाए कि कैसा होता है, गर्म होता है, ठंडा होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अनु उष्ण शीतम, सीधे इसको अंडरलाइन कीजिएगा। अनु, आपके पास ऑप्शन दिया था रक्त, रक्त कैसा होता है, उष्ण होता है, शीत होता है, अणु उष्ण शीत होता है, या फिर चौथा ऑप्शन कुछ दे दिया गया। तो आपको अणु उष्ण शीत, ना अधिक उष्ण होता है और ना अधिक ठंडा होता है।
बाकी मधुर होता है, स्निग्ध होता है, ये वाला अंडरलाइन बस कीजिएगा। अनुशंसित, मधुर होता है, स्निग्ध होता है, रक्त वर्ण का होता है, शोणित, गुरु, विष्ट, स्यात्, और क्या होता है इसमें थोड़ा बहुत स्मेल होती है, आमगंधी होता है। ठीक है। इसका विदाह पित्त की तरह होता है, मतलब इसका विदाह पित्त की तरह होता है, मतलब जो विदा इसका टेस्ट कैसा होगा विदाह अवस्था में, आम्ल रस की तरह होगा। तो वो नहीं ध्यान रखिए, बस ये वाला गुण आप ध्यान रखिए कि ये क्या होता है, अनु उष्ण शीत होता है, ना अधिक ज्यादा ठंडा होता है ना ज्यादा गर्म होता है। अब इस तरह ये पूर्वोक्त दोषों के स्थान है, मतलब आपको पता चल गया कि हाँ वात का स्थान, पित्त का, पांचों पित्त का स्थान क्या है, कफ का स्थान क्या है। इसको पहले स्थान का पहले उन्होंने बताया कि है कहाँ पे, फिर उन्होंने बोला कि स्थान के बाद फिर जैसे षड क्रिया काल का वर्णन कर दिया कि हाँ जैसे प्रसर हो रहा है, वो हो रहा है, प्रकोप हो रहा है, संचय हो रहा है, उसके बारे में बताने से पहले उन्होंने नॉर्मल स्थान के बारे में बोल दिया है। देखते हैं। इस तरह ये पूर्वक दोषों के स्थान है, इनमें दोषों का संचय होता है, क्या होगा, इन्हीं में दोषों का संचय होगा। दोषों के संचय का कारण पूर्व में ही ऋतु चर्या अध्याय में कह दिया गया है। तो हम जो भी आहार विहार सेवन करते हैं उससे क्या होता है, मतलब कि दोषों का संचय होने लगता है। इन स्थानों में दोषों के संचय होने से कोष्ठ में अब क्या करें, सबसे पहले क्या करें, संचय अवस्था। तो यहाँ पे आप बगल में लिख लीजिएगा संचय अवस्था। अब यहाँ पे इन्होंने कहीं वर्णन नहीं किया कि हम यहाँ से षड क्रिया काल के बारे में बता रहे हैं। आपको यहाँ पे संचय अवस्था ध्यान रखना है कि हाँ ये संचय अवस्था के गुण है। तो अब क्या हो गया, दोष संचय हो रहा है, मतलब पहले क्या होता है, दोष का संचय होता है, प्रकोप होता है, फिर प्रसर होता है, ये आप जानते हैं। तो अब क्या, वात का संचय का अलग गुण होगा, पित्त के संचय का अलग गुण होगा, कफ के संचय का अलग गुण होगा। तो आप यहाँ पे डिटेलिंग थोड़ा उस तरह से नहीं लिखा गया, आप बस खुद से लिखिएगा। यहाँ पे संचय लिख लीजिएगा, संचय के बारे में। और स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता, ये किसके लिए है, तो ये वात के लिए है। आप चाहे तो एक टेबल बना लीजिएगा, टेबल फॉर्म में बना लीजिएगा कि वात का संचय का क्या गुण है, वात के प्रकोप का गुण है, तो आप वहीं से देखिएगा। संचय का, तो वात का क्या है, स्तब पूर्ण कोष्ठता। पित्त का संचय का गुण क्या है, पित्ताव भासता, मंद उष्मता। ठीक है। और ये पित्त का होगा। और कफ का क्या होगा, अंगानाम गौरव आलस्य। तो ये हमारा कफ का हो गया, गौरव आलस्य। वात का देखिए सबका दो दो गुण है, स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता, पित्त का पित्त भावस्ता मंद उष्मता, और कफ का गौरव आलस्य। ठीक है, आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये क्या है, ये संचय है। वात पित्त और कफ का जब संचय होता है तो क्या लक्षण आते हैं, उसके बारे में बोला गया है। इन्होंने कहीं स्टार्ट से कुछ नहीं बोला कि मैं षट क्रिया काल के बारे में वर्णन कर रहा हूँ और इसके संचय का ये गुण होगा, उसका ये गुण होगा। आपको ध्यान रखना है कि वात का क्या बोला है, स्तब्ध पूर्ण कोशता, पित्त का पित्तोभासता मंदुष्मता, और कफ का गौरव आलस्य। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप एक टेबल फॉर्म बनाएंगे, इस तरह से मान लीजिए टेबल बना लीजिएगा, और वात पित्त कफ लिख के, यहाँ वात का, यहाँ पित्त का, और यहाँ कफ का लिख के, और सबसे पहले लिखिएगा संचय, संचय का लिख के फिर इसके सामने स्तब्ध पुंकोष्ठता, दूसरा पित्त भावस्था मंद उष्मता, और तीसरा कफ का क्या लिखिएगा, गौरपालस से। फिर दूसरा अवस्था लिखिएगा प्रकोप का। तो अभी प्रकोप का लक्षण देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि तत्र प्रथम क्रिया काल है, मतलब संचय क्या है, प्रथम क्रिया काल है। ऐसी अवस्था में चिकित्सा करना प्रथम क्रिया काल कहलाता है। तो संचय अवस्था प्रथम क्रिया काल है, अभी आगे आएगा क्षयों के बारे में। फिर अब क्या कर रहा है, तो हमने संचय का देख लिया, संचय अगर दोषों का संचय हो रहा तो क्या क्या गुण होंगे। अब अब इसके अनंतर दोषों के प्रकोप आहार विहार कारणों को कहते हैं। अब क्या हो गया, किस वजह से, अब क्या हो गया, संचय तो होने लगा। अब संचय को आप वहीं पे बीमारी, आपको पता चल गया कि लक्षण आ रहे हैं, जैसे स्तब्ध पूर्ण, आपके पास कोई आ रहा है कह रहा है कि पेट मेरा फूला फूला सा रहता है, आप उसको नहीं बढ़ाइएगा, मतलब उसमें क्या हो गया, वात का संचय हो गया, उसको आप नहीं ठीक कीजिए तो वो उसका क्या होगा, दोष का नेक्स्ट स्टेज पे आ जाएगा, प्रकोप अवस्था में। प्रकोप अवस्था कैसे आएगा, तो इसके गुण है कि किसके वजह से हो गया, कि मान लो बलवान के साथ लड़ना, अधिक व्यायाम करना, ये सब प्रोसेस इसके, ये सब लक्ष्य, ये सब कार्य है जिसकी वजह से दोष क्या होता है, प्रकोप होते हैं। आपको इसमें से कोई अंडरलाइन नहीं करना है, उसको जाने दीजिए। वायु ठंडे समय, मेघ के समय, अधिक हवा चलने पर, तथा विशेषकर वर्षा ऋतु में प्रभात समय, अपराह्न और अन्य के हजम में होने पर प्रकोपित होता है। आपको पता है कि वात का प्रकोप कब होता है, तो वात का प्रकोप यहाँ पे अंडरलाइन कीजिएगा, घर मानते। घर मानते का मतलब क्या होता है, मेघ के अंत में, ठीक है। और प्रत्युष काल में क्या होता है, प्रकोप होता है। अपराह्न में, शाम के टाइम में, भोजन के, आपको पता ना कि भोजन के सबसे पहले कफ का प्रकोप होता है, भोजन के टाइम पे पित्त का प्रकोप होता है, और भोजन के अंत में वात का प्रकोप होता है। तो यहाँ पे भी आया है, कहीं और भी आया है ये चीजें। अब प्रकोप के बारे में देख रहे तो आप वात का प्रकोप के बारे में देख ले कि घर मानते, प्रत्युष में, जीर्ण, अन्य, अपराह्न में। फिर क्रोध, शोक, भय, परिश्रम, ये बोला कि पित्त के बारे में कि इसकी वजह से पित्त प्रकोपित होता है, आपको कुछ अंडरलाइन करना है। अब कह रहा है कि पित्त का प्रकोप कब कब होता है, तो आपको पता है उष्ण काल में,
मेघांत्य आप अंडरलाइन कीजिए। फिर मध्याह्न में आपको दिन को पता है कि हाँ दोपहर में पित्त प्रकोप होता है। अर्धरात्रे और जिरियत अन्य मतलब जब भोजन पच रहा होता है तब। आप इसमें अंडरलाइन कीजिएगा। इसमें मैं अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूँ ना कि वात का प्रकोप का काल बताया गया कि घर मानते प्रत्युष काल में, अपराह्न में और जीर्ण अन्न जब भोजन पक जाता है उसके बाद का मतलब भोजन का डाइजेशन हो जाता है तब उसके बाद वात का प्रकोप होता है। पित्त का कब होता है आपको पता है कि उष्ण काल में। मेघांत्य आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। मैं सीधे पूछा जाता है मेघांत्य कौन सा दोष का प्रकोप है तो पित्त का। मध्याह्न में आपको पता है कि हाँ मध्याह्न में बीच में पित्त का प्रकोप होता है। अर्धरात्रि बीच वाला है तो पित्त का। और जिरियता ने जब भोजन पच रहा होता है पचने के समय पित्त का प्रकोप होता है। उसी तरह कफ के बारे में बोला गया क्या क्या खाने से कफ का प्रकोप होगा। हम इसमें ऋतु के अनुसार देखेंगे कि शीतकाल है आपको पता है शीतकाल में कफ का प्रकोप होगा। जब वसंत है इसको अंडरलाइन कीजिएगा वसंत ऋतु में होता है। पूर्वाह्न सुबह के टाइम पे। और जब प्रदोषे भुक्त मात्रे खाते ही। तो इसमें 4-5 लाइन आप अंडरलाइन कीजिए ये क्या है कि किस काल में हो रहा है शीतकाल में हो रहा है वसंत काल में हो रहा है पूर्वाह्न में हो रहा है। जैसे अपराह्न में क्या आया था अपराह्न में हमारा आया था वात का। वैसे पूर्वाह्न में क्या आया पूर्वाह्न में हमारा आया है कफ का। प्रदोष से मतलब प्रदोष कब होता है शाम से थोड़ा सा पहले जो होता है शाम से जस्ट थोड़ा सा पहले का जो काल होता है प्रदोष काल होता है। और भुक्त मात्रे खाते ही जो होता है कफ का प्रकोप होता है। तो ये भी अब सबसे पहले इन्होंने संचय अवस्था के बारे में बोला अब प्रकोप अवस्था हो रही है तो प्रकोप कब कब होता है। तो उसके बारे में इन्होंने थोड़ा सा बोल दिया कि आप क्या खा रहे हो उससे प्रकोप हो रहा है तो खाने वाला ध्यान मत रखिए। बस क्या क्या ऋतु है क्या कब कब हो रहा है वो ध्यान रखिए। घरमानते प्रत्युष में अपराह्न में और जीर्ण अरण्य में कब हो रहा है वात का प्रकोप हो रहा है। पित्त के बारे में क्या बोला है। पित्त के बारे में बोला है कि मेघ मेघ अंत्य मध्याह्न अर्धरात्रि जिरियत अन्य। और कफ के लिए बोला है वसंते पूर्वाह्न में प्रदोष में और भुक्त मात्रे। तो ये क्या हो रहा है प्रकोप हो रहा है। पित्त को कुपित करने वाले आहार विहार के निरंतर सेवन से तथा द्रव्य स्निग्ध भारी पदार्थ के सेवन से और दिन में शयन क्रोध करने से विभिन्न कारणों से रक्त कुपित होता है। तो वही रक्त का भी वही सेम कारण है जो पित्त का बोला गया है, तो इसको जाने दीजिए। अब आ गया अब दूसरा क्रियाकाल के वर्णन में आ गया कि दूसरा क्रियाकाल में क्या लक्षण होंगे वात पित्त कफ अगर प्रकोप हो जा रहा है तो। अब अंडरलाइन कीजिएगा। कोष्ठ तोद संचरण ये किसके बारे में है वात के बारे में है। अम्लिका पिपासा परिदह ये किसके बारे में पित्त के बारे में है। और लास्ट में क्या है अन्न दोष अन्न द्वेष और हृदय हृदय उत्क्लेद ये कफ के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बोला ना टेबल बनाने के लिए तो आप टेबल बनाइएगा तो संचय के सामने लिखिएगा शब्द पूर्ण कोष्ठता पित्तोभासता मंद उष्मता और तीसरा उसका लिखिएगा जो कफ का है गौरव आलस्य। उसके बाद फिर दूसरा लिखिएगा क्या लिखिएगा दूसरा आप ये लिखिएगा प्रकोप उसके सामने प्रकोप वात के सामने कोष्ठ तोद संचरण पित्त के सामने अम्लिका पिपासा परिदाह और कफ के सामने अन्य द्वेष हृदयोत्कलेश। तो ये क्या है द्वितीय क्रियाकाल है मतलब अब क्या हो गया दोष का प्रकोप हो गया है। और प्रकोप के क्या क्या लक्षण है। तो वात का जब प्रकोप होगा तो कोष्ठ तोद संचरण मतलब कोष्ठ और तोद मतलब कोष्ठ में संचरण करेगा तोद और पेन करेगा। और जब पित्त का प्रकोप होगा तो अम्लिका मतलब अम्ल ढकार आएगा पिपासा प्यास लगेगी परिदा जलन सी फील होगी। कफ में क्या होगा अन्न द्वेष मतलब खाने की इच्छा नहीं होगी हृदय मतलब हृदय में क्लेदन होगा। तो इस तरह से ये प्रकोप का लक्षण बोल दिया इन्होंने। तो हमने पहला जो देख इसमें पहला हमने संचय का लक्षण दे दिया था कि दोष का संचय हो रहा है तो क्या हो रहा है। और पित्त का प्रकोप मतलब अब बाकी दोष का प्रकोप हो रहा तो क्या हो रहा है। तो ये प्रकोप मतलब दूसरा क्रियाकाल आ गया हमने देखा ये द्वितीय क्रियाकाल। अब क्या है अब क्या होगा प्रेशर होगा। अर्थ उधर प्रेशर मतलब पूरा बॉडी में फैलने लगेगा। तो अब बस इसमें अंडरलाइन कीजिएगा यहाँ पे मतलब टाइप से कि कैसे कैसे प्रेशर होता है। आप बस इसमें ये चीज जानिए कि प्रेशर कितने टाइप का होता है तो 15 प्रकार का प्रेशर होता है। तो ये लिख लीजिए यहाँ देखिए 15 फाल की फैलते इसके बगल में 15 प्रकार के प्रेशर के सामने लिख सकते हैं यहाँ पे लिख लीजिए। प्रेशर के प्रकार प्रेशर का मतलब जो तीसरा क्रियाकाल है वो कौन सा प्रेशर है। और उससे पूछा जाए प्रेशर के कितने भेद होते हैं तो 15 होते हैं। और क्या आपको याद नहीं रखना है कि हाँ वायु पित्त कफ रक्त द्वंद्व रूप से फिर इसके बाद 2 3 से मिलके 4 से मिलके इस तरह से टोटल कितना प्रेशर होते हैं 15 टाइप के होते हैं प्रेशर। फिर उसी तरह प्रेशर के कुछ कुछ लक्षण होंगे वो हम देखेंगे। अभी उसके पहले क्या लिखा है ये देखते हैं सारे शरीर में आधे शरीर में जहां भी दोष अधिक कुपित होता है वहां भी विकार उत्पन्न करता है। जैसे आकाश में भी जल भी बादल होता है वही दृष्टि करता है। यदि दोष अधिक कुपित नहीं होते तो शरीर के स्रोत शादी के भाग में छिपकर स्थित हो जाते हैं तथा उन दोषों की चिकित्सा न करने का अंदर से इसको जाने दिए।
इसमें फिर कह रहा है कि इनमें यदि वायु पित्त के स्थान में पहुंचे तो उसकी पित्त मतलब जो चीज जहां पे पहुंच रही है उसके अनुसार चिकित्सा करना, मतलब कि अगर वायु पित्त के स्थान में पहुंच जाए तो उसकी पित्त के समान चिकित्सा करनी चाहिए। कफ के स्थान में गए हुए मतलब स्थान के अनुसार चिकित्सा करनी है। अगर मान लीजिए कफ का स्थान जो बोला गया हमारा अमाशय बोला गया है और वहां पित्त पहुंच गया है, तो हमें किसके अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए? स्थान के अनुसार। जहाँ पे कफ के स्थान में गए हुए पित्त की चिकित्सा कफ के समान ही करनी चाहिए। वायु के स्थान में गए हुए कफ की चिकित्सा वायु के समान ही करनी चाहिए। इस प्रकार ये चिकित्सा कार्य का विभाग है। अब ये सब अंडरलाइन मत कीजिएगा, आप अंडरलाइन अब ये कीजिएगा प्रेशर के जैसा। अब क्या हो गया, दोस्त का प्रेशर हो गया, तो वात का प्रेशर होगा तो क्या होगा, पित्त का प्रेशर होगा तो क्या होगा, कफ का होगा तो। अब यहाँ पे इन्होंने डिवाइड तो कर दिया है कि वायु, तब वायु का अगर प्रेशर हो रहा है तो वायु विमार गमन आटोप, तो ये हमारा वात का हो गया। वायु विमार गमन आटोप, ओष जोश परिधा धुमायन, ये पित्त का हो गया। देखिए परिधा यहाँ भी आया है। और कफ का अरोच, अविपाग, अंगसाद और छर्दी, ये 4 गुण। आप देखिएगा तो संचय में 2-2 गुण आया है, प्रकोप में 3-3 गुण आया है और प्रसर में 4-4 गुण आया है कुछ चीजों का। तो आप जब टेबल बनाइएगा तो आप बिल्कुल ये तीनों संचय, प्रकोप और प्रसर का तीनों का लक्षण ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है? मेरे को व्हाट्सएप मतलब ग्रुप में भेजिएगा, कोई भी बनाइएगा जो बनाइएगा कि इस तरह से बनाया है। तो वात का प्रकोप में क्या है, वायु बीमार गमन मतलब उल्टी दिशा में जा रहा है आटोप, और फिर पित्त का क्या है, ओष चोष परिदाह धुमायन। फिर कफ का क्या है, आरोच अरुचि, अविपाक, अंगसात और छर्दी, ये 4 लक्षण है कफ के प्रसर के। तो हमारा संचय प्रकोप प्रसर ये 3 क्रिया काल के बारे में वर्णन हो चुका है, ठीक है? तो ये ध्यान रखिए कि सबके लक्षण पूछ सकते हैं। आपसे पूछा गया कि वात का संचय का क्या गुण है, वात के प्रकोप का क्या गुण है, वात के प्रसर का क्या गुण है, तो आप तीनों ऐसे याद रख सकते हैं। या तो आपसे पूछ देगा वायु विमार गमन अटोप, ये वात का क्या है, संचय है, प्रकोप है या प्रसर है या ऑल ऑफ द अबव है, तो आपको पता होना चाहिए ये प्रसर का गुण है। तो 2 तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट आएगा हमारा स्थान संचय, ये चौथा है। एवं हिंदी देखते हैं। अब इसके अनंतर दोषों के स्थान संशय का वर्णन करते उक्त प्रकार से प्रकृपित हुए दोष शरीर के भिन्न भिन्न प्रदेश में पहुंचकर भिन्न भिन्न रोग को उत्पन्न करते हैं। वे दोष अब क्या होगा कि अब स्थान संशय होगा, मतलब कि वहां पहुंच तो गए हैं, अब वहां पे दोस्त के साथ मिलके क्या करेंगे, लूप होल को ढूंढेंगे और वहां पे बीमारी को करेंगे। तो जैसे वे दोस्त अगर जब उदर में प्रवेश करते हैं तो उदर में क्या क्या रोग होता है, गुल्म होता है, विद्री होता है, उदर रोग होता है, पाचन करने की मंदता होता है, पेट का फूलना। तो जहां पहुंचेगा उसके अनुसार रोग होगा, तो आप रोग के अनुसार ही सोच सकते हैं कि दोष कहाँ स्थान संशय हो रहा है। तो जैसे ये गुल्म जो हो रहा है, विसूचिका हो रही है, अतिसार हो रहा है, ये सब कहाँ के रोग है, उदर के रोग हैं। एक से ठीक है। अगर मान लीजिए दोस्त कहाँ पहुंचेगी, बस्ती प्रदेश में पहुंचेगी, तो बस्ती प्रदेश में पहुंचेगी तो क्या क्या बीमारी हो सकता है, प्रमेय हो सकता है, अश्मरी हो सकता है, मूत्राघात हो सकता है। वही अगर वृषण में पहुंचेगी तो वृद्धि रोग हो सकता है। मेढ में जाकर निरुद्ध प्रकाश, आप इसमें से कुछ अंडरलाइन में कीजिए, आपको पता चल जाएगा। गुद में प्रविष्ट होगा तो भगंदर अष्ट करेगा। फिर नासा नेत्र ऐसा भी वहां पहुंचेगा तो उसके अनुसार रोग त्वचा मांस और रक्त से मिलकर क्षुद्र रोग कुष्ठ और विषम को उत्पन्न करते हैं। मेदो धातु में प्रविष्ट होकर ग्रंथि उपची, मतलब क्या हो रहा है, दोषों का स्थान संशय हो रहा है, जहां पे होगा उसके अनुसार रोग का उत्पत्ति होगी। तो ये हमारा चौथा है। और ये क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो चौथा स्थान संशय है ना, जैसे आपने व्याधि का पूर्व रूप और रूप देखा है, तो जो व्याधि का जो पूर्व रूप के लक्षण होते हैं ना, वो स्थान संशय में पता चलते हैं। इस तरह शरीर के भिन्न भिन्न भागों में प्रविष्ट हुए दोषों से रोगों की पूर्व आदि अवस्था का पूर्व रूप आदि अवस्था का प्रादुर्भाव होता है, उसको प्रत्येक रोग के प्रारंभ में कहेंगे। आप देखते हैं चरक जब भी डिटेल में आते हैं तो पूर्व रूप के बारे में वर्णन करता है। तो सर आप हाँ हाँ बोलिए। सर क्या इसी अवस्था में हम मान लें कि दोष धातु का समुच्चना इसी स्टेज में हो रहा है? क्या? दोष धातु समुच्चना हाँ हाँ हाँ, अभी आएगा, वो भी आएगा। दोष धातु, जो दोष धातु का सम्मोचन हो रहा है वो इस टाइम हो रहा है ना। इस स्टेज पे ही हम मान कर चले ना हाँ हाँ अभी? हाँ, ठीक। वो भी आएगा। दो चीज है कि चौथा जो स्थान संशय है, दो से दूष मिल रहे हैं और उसके बाद क्या हो रहा है, पूर्व रूप की उत्पत्ति हो रही है। तो आपसे पूछा जाता है कि पूर्व रूप की उत्पत्ति षड क्रियाकाल के कौन से क्रियाकाल में होती है, तो स्थान संशय या चौथे क्रियाकाल में होती है। तो पूर्व ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, लक्षण आप याद मत कीजिए कि हाँ कौन से में कहाँ पहुंच क्या क्या लक्षण होंगे, बस याद रखिए कि पूर्व रूप कब हो रहा है, पूर्व रूप के जो लक्षण है कब आ रहा है, जब दोषों जब चौथे में पहुंच रहा है, तो षड क्रियाकाल के।
पूर्व अवस्था में जो चिकित्सा की जाती है वो चौथा क्रियाकाल है। फिर अब पांचवा क्या होगा, व्याधि दर्शन। अब क्या होगा, व्याधि का दर्शन मतलब कह सकते हैं पूर्व के बाद क्या होता है, व्याधि का दर्शन मतलब रूप अवस्था, रूप आ जाता है, लक्षण दिखने लगता है। तो अब इसके अंतर रोग क्या, ये पांचवा व्याधि दर्शन कर लीजिएगा, पांचवा क्या है, व्याधि दर्शन। अब इसके अनंतर रोग के दर्शन या उत्पत्ति को कहते हैं शोफ, अर्बुद, ग्रंथि, वृद्धि, विषाण प्रवृत्ति तथा ज्वर आदि रोग का लक्षण। मतलब क्या हो रहा है, पूरा पूरा लक्षण नजर आ रहा है, व्याधि पता चल रहा है कि हाँ इसको अर्बुद हो चुका है, इसको ग्रंथि हो चुका है, इसको ज्वर हो चुका है। उस समय चिकित्सा करना पंचम क्रियाकाल कहलाता है। तो हमारा पहला संचय, आप नाम याद है कि संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, पांचवा व्याधि दर्शन। अभी छठा आएगा भेद अवस्था, मतलब कि उसके भेद पता चलने लगता है कि हाँ वातज है, पित्तज है। अब इसके पश्चात इन सोफादि के अविदीर्ण होकर व्रण व्रण अवस्था में प्राप्त होने पर जो चिकित्सा कहती है, तो वो छठा क्रियाकाल है। जो ऋतिसार आदि का अधिक समय तक, मतलब किसी भी चीज का बहुत दिनों तक बना हुआ है तो समझ लीजिए कि वो छठा है। या फिर यह भेद अवस्था, मतलब पता चलने लगता है कि ये जैसे ज्वर है तो वातिक ज्वर है, पित्तिक ज्वर है, उसके बेस पे ये अवस्था में ये इस अवस्था में चिकित्सा नहीं करने से रोग असाध्य हो जाते हैं। ये क्रियाकाल क्या है, ये क्रियाकाल क्या है, ट्रीटमेंट करने का एक स्टेजेस है। तो जितना जल्दी आप स्टेज को बीमारी को पता कीजिए उतना जल्दी ट्रीटमेंट कीजिए। जैसे आपको पता चला कि एक पेशेंट आपके पास आता है और कह रहा है कि मेरा पेट ना फूला फूला सा रहता है, तो क्या स्तब्ध पूर्ण है, मतलब फूला फूला सा रह रहा है, तो प्रथम अवस्था आप उसको नहीं दिखिएगा तो सीधे सीधे ना वो फिर आगे जाके षट क्रियाकाल पे आके फिर वो असाध्य हो जाएगा। तो हमें वही ध्यान रखना है। तो ये षट क्रियाकाल क्या है कि ट्रीटमेंट करने का वो जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए, लक्षण को देखिए उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए। अब आगे देखते हैं, इसी छठी भेद अवस्था में दोष सोफादि का त्वचा का भेद कर बाहर निकल आता है, ये सब छोड़िए। तो क्या कर रहा है, लास्ट में बोल दिया है कि संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संशय, व्यक्त भेद ये व्यक्ति दोषानाम च भवेद विषय, मतलब कि दोषों का संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संशय, व्यक्ति और भेद को जानता वही यथार्थ व्यक्ति कहलाता है। तो षड क्रियाकाल का आपको छह नाम याद रखना है, पहले दूसरे तीसरा, मतलब संचय, प्रकोप, प्रसर, इसके जो वात पित्त कफ है इसके सबके जो लक्षण है वो ध्यान रखना है। चौथा में आपको याद रखना है कि वो स्थान संशय है। स्थान संशय में क्या होता है, पूर्व अवस्था दिखती है। आप यहाँ पे अगर साइड में लिखना चाहे तो दोष से दूष समूचना लिख सकते हैं। विशाल जी ने अच्छा बोला कि यहाँ पे दोष और दोष क्या होते हैं, मिल जाते हैं। दोष दोष समूचना लिख सकते हैं यहाँ पे चतुर्थ में। ये सब ना बहुत पुराने क्वेश्चन हो, बेसिक से क्वेश्चन है जो हर बार मतलब बहुत पहले पूछे जाते थे, अब ये सबसे क्वेश्चन नहीं आते। दोष से दूष समूचना तो ये कब हो रहा है, पूर्व रूप में होता है। फिर लास्ट क्या है, पांचवा क्या है, व्याधि दर्शन, पांचवा क्या है, छठा क्या है, छठा भेद अवस्था। ये छह आप याद रखिएगा। संचय अवस्था में यदि दोषों का विनाश कर दिया जाए तो उत्तर गति को प्राप्त नहीं होते, उत्तर गति प्राप्त होने पे उत्तरोत्तर अधिक बलवान हो जाता है। मतलब क्या है कि शुरुआत में ट्रीटमेंट कर दो, जैसे जैसे व्याधि का क्या होगा, उत्तरोत्तर लक्षण आने लगेंगे तो उसको ट्रीटमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। सर्वभाव से, तीन भाव से, दो भाव से अथवा एक भाव से संसर्ग होने पे कुपित हुआ दोष क्रोध हुए दोष को अनुधावन करता है। जाने दीजिए, संसर्ग अवस्था में मतलब दो चीजें जब मिलती है तो बोला गया कि संसर्ग अवस्था में जो दोष अधिक उग्र होता है उसकी प्रथम चिकित्सा करनी चाहिए। मतलब कह रहा है कि अगर वात पित्त दो चीजें मिली हुई हैं और जिसका ज्यादा लक्षण हो रहा है तो सबसे पहले जैसे वात के लक्षण ज्यादा दिख रहे तो आपको जो उग्र है, जो वात जैसे उग्र है तो उसकी प्रथम चिकित्सा करनी चाहिए, उसके बाद दूसरी की चिकित्सा करनी चाहिए। तो ये संसर्ग अवस्था में जो दोष अधिक उग्र हो उसी की प्रथम चिकित्सा करनी चाहिए, किंतु वो चिकित्सा शेष दोषों के विरुद्ध या उन्हें बढ़ाने वाली नहीं होनी चाहिए। यह विधि सन्निपातस में मतलब मान लीजिए दोष के साथ संसर्ग मतलब दो होता है और सन्निपात का मतलब दो से ज्यादा होता है। मान लीजिए तीनों दोष एक साथ प्रकोपित हो चुके हैं तो आपको ये ध्यान रखना कौन ज्यादा परेशान कर रहा है आपको, तो उसके ट्रीटमेंट पहले कीजिए। लास्ट श्लोक क्या है, लास्ट श्लोक मतलब ये इन्होंने व्रण, सब चैप्टर का नाम रखा व्रण प्रश्न अध्याय। शुरुआत किया वात पित्त कफ के वात निरुक्ति से, फिर उनके प्रकोप प्रसर, और लास्ट में उन्होंने व्रण के बारे में थोड़ा सा बोला है कि व्रण है क्या। जिस स्थान पे घाव हुआ हो वहां आच्छादन करने से व्रण कहते हैं। मतलब क्या हो गया, जिस बस नॉर्मल सा व्रण का डिफिनेशन बोल दिया कि जिस स्थान पे घाव हुआ है वहां आच्छादन करने से व्रण कहते हैं। घाव के भर जाने पे वो देह धारण पर्यंत जो वो व्रण वस्तु चिन्ह बन जाता है वो नष्ट नहीं होता, उसे भी व्रण कहते हैं। मतलब इन्होंने थोड़ा व्रण के बारे में बोल दिया कि व्रण क्या है, कि मान लीजिए जहाँ पे जख्म बना था वहां पे थोड़ा सा निशान उशान रह जाता है ना, मतलब तो वही उसी को व्रण कह दिया है। वृणोति यस्माद रूढ़े अपि व्रण वस्तु न नाश्यति, आदे धारणा तस्माद व्रण इति उच्यते बुधे। मतलब व्रण के बारे में व्रण का डिफिनेशन बोल दिया है और वो भी क्लियरली नहीं बोला है। इसको भी अंडरलाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको इस चैप्टर का हमको बस षट क्रियाकाल का जो स्टेजेस है वो याद रखनी है। कौन सा
कौन सा जो हमारा दोष है, प्रकोप है में क्या लक्षण हो रहे हैं, प्रसर में क्या लक्षण हो रहे हैं, संचय में क्या लक्षण है, वो ध्यान रखना है। और ये वाला थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि हाँ भैया कि मेघांते में पित्त का प्रकोप हो रहा है, घर्मांते में वात का प्रकोप हो रहा है, और वैसे ही कफ का प्रकोप क्या कब हो रहा है, प्रदोष में या पूर्वाह्न में, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हमने नहीं लगा मुझे। पित्त का 5 स्थान आपको ध्यान में रहेगा हमेशा। कफ का आपको नाम से ही पता चल जाएगा, जहां पे जो कफ होगा वहां पे उसके गुण को बढ़ाएगा। आप बस नाम याद रखिए, नाम से ही पता चल जाएगा। बोधक मतलब बोधन, रस का बोधन करवाया तो क्या होगा, जीवा के आसपास होगा। इतना ही याद रखिएगा तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।